हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर पॉलिनोमियल्स इसे कंप्लीटली कवर करेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर में सभी कॉन्सेप्ट्स कवर होंगे, इसके बाद एमसीक्यूज हैं, फिर शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स और इसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम इसमें कवर करेंगे। तो ये वन शॉट वीडियो है पॉलिनोमियल्स का, और अगर आपको इस चैप्टर का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो एक अच्छा आइडिया आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। और अगर आपने चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है अच्छे से तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा रिवीजन वीडियो होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपके आने वाले टर्म टू एग्जाम्स हैं इसमें ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और सभी फॉर्मूले को कवर करते हैं वन बाय वन। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये सभी पॉइंट्स हम वन बाय वन कवर करेंगे, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले है व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? देखो, ये तो आपको पता होगा कि x, y, z, u, v, w, t ये सभी जो है वेरिएबल्स होते हैं। इसके बाद 2 है, 3 है, 1/4 है, पाई है, कभी कभार हम ए बी सी भी यूज कर लेते हैं, और ये होते हैं कांस्टेंट्स। यानी वेरिएबल्स हमारे पास ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, कांस्टेंट्स की वैल्यू नहीं चेंज होती है। ये माइनस में भी हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है। इस तरह से ये नंबर्स जो होते हैं ये कांस्टेंट्स होते हैं। जब हमें इनसे मिलके कुछ भी बनाते हैं तो वो होता है एक एक्सप्रेशन। यानी अगर हम कहें कि 2x+5 ये एक एक्सप्रेशन है, x+1/4y ये एक एक्सप्रेशन है, ये सभी एक्सप्रेशंस होते हैं। बट वो एक्सप्रेशंस जिनमें वेरिएबल्स की पावर, जो वेरिएबल्स हैं इनकी पावर होल नंबर में होती है। होल नंबर का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये होल नंबर है। जिनमें पावर होल नंबर में होती है वही होते हैं पॉलिनोमियल्स। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है जो कि x है इसकी पावर 1 है, और 1 एक होल नंबर होता है। तो ये तो है हमारा पॉलिनोमियल। लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें जो y है ये अपॉन में है, इसकी पावर होल नंबर नहीं है। तो अगर आपको पावर में मिले क्या, अपॉन में जैसे 1/2, 1/3, माइनस मिले -2, -3, या पॉइंट में मिले 0.2, 0.3, तो ये सब जो है एक्सेप्टेड नहीं है। आई मीन ये पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। इसके बाद अगर स्क्वायर रूट में आपके पास है कि जैसे स्क्वायर रूट एक्स हो गया, क्योंकि आप जानते हैं कि जो स्क्वायर रूट एक्स है ये एक्स की पावर 1/2 ही होता है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। या अगर आपको मिल गया 1/x हो गया 1/x², तो ये आप जानते हैं कि ये जब ऊपर जाएगा तो इसमें x की पावर -1 हो जाएगी, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल्स वो होते हैं, वो एक्सप्रेशंस होते हैं। देखो, एक्सप्रेशन सारे हैं लेकिन पॉलिनोमियल वही होते हैं जिनमें जो वेरिएबल हैं, यानी जो यहां पर ये आप देख सकते हैं x हो गया, y हो गया, इनकी जो पावर है ये होल नंबर में होती है। तो अगर हम कहें 4x² + 7, क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है, क्योंकि यहां पर x की पावर 2 है, 2 एक होल नंबर होता है। क्या हमारे पास x + y + 6z ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे x, y, z तीनों वेरिएबल है, तीनों की पावर जो है यहाँ पे 1, 1, 1 है, वो होल नंबर होते हैं। क्या x + √4 ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल पॉलिनोमियल है। पे √4 से क्या फर्क पड़ता है? यहाँ पे √4 हो, √41 हो, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसमें रूट लग भी गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वेरिएबल देखो आप, x की पावर यहाँ पे 1 है, और 1 आप जानते हैं होल नंबर है, तो इसी वजह से ये भी एक पॉलिनोमियल है। हाँ, लेकिन अगर हम बात करें x + √y, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल ये नहीं है पॉलिनोमियल, क्योंकि भले इसकी पावर जो है वो एक होल नंबर है, बट इसकी पावर तो होल नंबर नहीं है, इसकी पावर 1/2 है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरह से x² + 1/x² ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अब आपके पास ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन आपके पास इस तरह से आ सकता है कि x की पावर 5/2/x की पावर 1/2 + 7x, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो इस केस में पहले तो आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि जब हम डिवाइड करते हैं बेस सेम होता है तो पावर माइनस हो जाती है, तो यहाँ पे 5/2 - 1/2 होगा, और साथ में 7x है। तो जब पावर यहाँ पे माइनस होंगी तो 5/2 - 1/2 4/2 होता है,
और 4/2 2 होता है। तो ये जो चीज़ है फाइनली इवेंचुअली ये बन जाएगी। और ये आप जानते हैं कि एक पॉलिनोमियल है, तो इस वजह से आप ये कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है। इसी तरह से क्वेश्चन कंफ्यूजिंग आपके पास इस तरह से भी आ सकता है कि √x प्लस √y⁴ दे दिया और पूछा कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि अच्छा इसका स्क्वायर में ये रूट कट जाएगा, इसका स्क्वायर में y, ये इसका रूट कट जाएगा, ये तो x प्लस वाई आ गया। बट बिल्कुल नहीं, a² + b² + 2ab होता है। और अब आप देख सकते हैं कि इसमें x की पावर जो है अपॉन में है, यानी ये पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि √x प्लस √y इंटू √x माइनस √y, तो ये होता है a + b इंटू a - b, यानी a² - b²। तो जब x का स्क्वायर करेंगे तो x आएगा, y का स्क्वायर करेंगे y आएगा, मतलब √y का स्क्वायर करेंगे तो y आएगा, √x का स्क्वायर करेंगे x आएगा। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा है, आप जानते हैं फॉर्मूला, आपने पढ़ा होगा कि x + y इंटू x - y इज इक्वल टू x² - y²। वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हुआ है। और अब आप जानते हैं कि ये जो चीज़ है पर्टिकुलर, ये तो पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं इनकी पावर 1 है और 1 होल नंबर होता है। इस हिसाब से ये भी पॉलिनोमियल है। तो अब आप समझ गए कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या नहीं होता है। तो एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर केवल आपके पास लिखा है 4 और क्वेश्चन है क्या ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है ये पॉलिनोमियल, ठीक है। और अगर आपके पास है केवल और केवल 0, क्या ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है। तो अगर कोई अकेला कांस्टेंट रखा है, पॉलिनोमियल बिल्कुल होता है। अकेला 0 अगर है तो भी वो पॉलिनोमियल होता है। तो ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये सब तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, ठीक है। तो क्या आपको ये समझ आ चुका है कि क्या चीज़ पॉलिनोमियल है और क्या पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है मोनोमियल, बाइनोमियल क्या होते हैं, ट्राइनोमियल क्या होते हैं। देखो हमारे पास जो पॉलिनोमियल होते हैं उनको हम, उनके जो अलग अलग टर्म्स होते हैं इनको टर्म्स कहते हैं। देखो अगर मैं लिखूं x + 4y, तो ये टर्म्स है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। इसके बाद अगर मैं लिख दूं -6x², ये भी एक टर्म है। तो जो प्लस और माइनस होते हैं ये इनकी टर्म्स को अलग अलग करते हैं, इनकी टर्म्स को अलग अलग करते हैं। और इससे हम गिन सकते हैं कि कितनी टर्म्स है। जैसे यहाँ पर 3 टर्म्स है, 1 2 3 टर्म्स हैं। अगर मेरे पास है 4xy, ये केवल 1 टर्म है यहाँ पे, क्योंकि आप देख सकते हो कोई प्लस माइनस नहीं है, तो केवल एक ही टर्म है। लेकिन यहीं पे अगर मैं कर दूं 4 + x + y, तो यहाँ पे 3 टर्म्स हो गई हैं। यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, बात एक ही है, ये 3 टर्म्स हो गई हैं। अगर मेरे पास है 6z², तो ये एक टर्म है। लेकिन अगर मैं लिखूं 6 + z², ये 2 टर्म्स हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स इस तरह से हम काउंट करते हैं। अच्छा, जिसमें एक टर्म होती है वो होता है मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म्स होती हैं वो होता है बाइनोमियल, जैसे ये भी मोनोमियल है। और जिसमें 3 टर्म्स होती है वो होता है ट्राइनोमियल। तो बेसिकली आपके पास 3 टर्म्स तक हम कह सकते हैं कि ये मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है। तो आपको समझ आ गया कि टर्म्स हम कैसे देखते हैं। तो अगर हमारे पास है 6xyz, ये कितनी टर्म्स हैं, ये जस्ट एक ही टर्म है और ये मोनोमियल है। लेकिन यहीं पे अगर मैं लिखूं कि 6 + x + yz, तो ये 3 टर्म्स हैं और ये ट्राइनोमियल है। ट्राइनोमियल तक नाम है, ठीक है, टर्म्स तो होने को 4-5 कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन जो मेन नाम आपको दिए आपके पास हैं ये ट्राइनोमियल तक हैं। वैसे अगर इसमें टर्म्स कितनी है ये पूछी जाए तो इसमें 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो देखो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उसकी सबसे बड़ी पावर, जो लार्जेस्ट पावर है किसी वेरिएबल की, ध्यान रखना कांस्टेंट की पावर नहीं, वेरिएबल की पावर। तो अगर हमारे पास है x की पावर 4 + y पावर 6 + 3 पावर 9, तो इसकी डिग्री क्या है। तो यहाँ पे वेरिएबल एक तो ये और एक ये है, और वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर यहाँ पे 6 है, तो इसकी डिग्री हो गई 6। फाइन। अगर हमारे पास है x + y + z, इसकी डिग्री क्या है, तो सबसे बड़ी पावर तो 1 ही है, इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, तो डिग्री यहाँ पे 1 है। पावर होना चाहिए, ठीक है, नंबर कुछ भी हो, चाहे 4 हो 5 हो, इट डजेंट मैटर। अगर हमारे पास है फॉर एग्जांपल केवल x की पावर 6, इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 6 है। अगर हमारे पास 4x² है, इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 2 है। अगर केवल और केवल लिखा है 4, इसकी डिग्री क्या है,
इसकी डिग्री है 0। ध्यान रखना, अगर कोई केवल कांस्टेंट रखा है तो उसकी डिग्री 0 होगी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 0 अगर रखा है तो इसकी डिग्री क्या है? क्वेश्चन आपके पास आएगा डिग्री ऑफ 0 इज, तो ये होता है नॉट डिफाइंड। ध्यान रखना, तो डिग्री ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है। एक और चीज है, अगर हमारे पास मान लो कि क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि 0x⁴ प्लस 0x³ प्लस 3x² प्लस 5, इसकी डिग्री बताओ, तो ध्यान रखना आप इसको 4 नहीं कहेंगे। 0 वालों को हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, क्योंकि दोनों में 0 है। केवल इस पे फोकस करो, और इसकी जो डिग्री है वो है 2, क्योंकि वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर यहाँ पे 2 है। 4 ले लेते, बट क्योंकि यहाँ पे 0 है तो इसीलिए हम नहीं लेंगे, ठीक है, क्यों इवेंचुअली वो 0 ही हो जाएगा, ये भी 0। तो ये है हमारे पास। तो क्या अब आपको समझ आ चुका है कि डिग्री क्या होती है? अब यहीं पे ही बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। देखो, कोएफिशिएंट होता है कि उसके आगे क्या लगा है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि x⁴ यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, इसका कोएफिशिएंट क्या है, तो इसके साथ क्या लगा है वो देखो। तो इसके साथ आप कहोगे कि सर कुछ नहीं लगा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जहाँ पे कुछ नहीं होता है वहाँ पे 1, हम आई मीन टू से ये 1 है यहाँ पे, ठीक है, तो 1 अज्यूम करते हैं। तो इसका जो कोएफिशिएंट है वो 1 है। ऐसे ही इसका कोएफिशिएंट भी 1 है। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है? 4 है। y का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। और z का कोएफिशिएंट भी 1 है। x⁻6 का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है यहाँ पे। x⁻2 का कोएफिशिएंट क्या है? 4 है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपके पास इस तरह से हो कि x⁴ प्लस 7, इसमें हमें बताना है, देखो, कोएफिशिएंट ऑफ x⁴, तो आप आराम से कह सकते हैं कि 1 है, क्योंकि यहां पर लिखा नहीं है कुछ, पर 1। अगर मान लो 4 लिखा होता तो ये 4 आ जाता, बट अगर कुछ नहीं लिखा है तो यहां पे 1 आएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि x⁻3 का कोएफिशिएंट क्या है, तो x⁻3 यहां पर है नहीं है, है ही नहीं, तो 0 होगा। अगर पूछा जाए कि x⁻2 का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे x⁻2 हो, तो वो भी नहीं है, फिर ये 0 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि x का कोएफिशिएंट क्या है, दिख रहा है, x बिल्कुल नहीं दिख रहा है, वो भी 0 है। तो इस तरह से हम कोएफिशिएंट्स लिखते हैं। तो आपको समझ आ गया? तो हम टॉपिक अभी तक कवर कर चुके हैं यहाँ तक। ओके, अब हमारे पास है 0 पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो देखो, डिग्री मैंने आपको बताई थी, सबसे बड़ी पावर किसी पॉलिनोमियल की, उसको हम डिग्री कहते हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल। तो फॉर एग्जांपल x+5, ये लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर यहाँ पे 1 है। अगर हमारे पास है 6x + 9 की पावर 10, ये भी लीनियर है क्योंकि वेरिएबल की पावर फिर से 1 है। x + y + z की पावर 2, ये लीनियर नहीं है, ये लीनियर नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है ना, तो ये नहीं है। अगर हमारे पास x + y + 6z है, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी भी डिग्री 1 है, 1 1 1। ओके, अब डिग्री 2 की बात करते हैं। तो डिग्री 2 वाले जो होते हैं उनको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक। तो x² + 5 ये क्वाड्रेटिक है, 6x² + z ये क्वाड्रेटिक है, 7 + y² + z ये भी क्वाड्रेटिक है, क्योंकि हर एक केस में जो डिग्री है वो 2 है। 0x³ + 4x² + 7 ये भी क्वाड्रेटिक है, क्योंकि यहाँ पे भले x³ दिख रहा है बट उसके साथ 0 है, तो इसको हम काउंट ही नहीं करेंगे, ये है। अब हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो जिसकी डिग्री 3 होती है वो क्यूबिक हो गया। जैसे x³ केवल लिखा है, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। 4x + y³ ये भी क्यूबिक है। 7 + x⁴ x⁻3 + y⁻3 + z⁻3 ये भी क्यूबिक है, क्योंकि सबसे बड़ी पावर अगेन 3 है। ये भी क्लियर हो गया है। अच्छा, एक होता है बाई क्वाड्रेटिक, यानी अगर किसी की डिग्री 4 हो, क्वेश्चन कम पूछा जाता है बट फिर भी
तो उसको हम बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं। तो अगर आपके पास है कि 4x की पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 3, इसकी डिग्री क्या है 4 है, और किस तरह का है ये पॉलिनोमियल, तो ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड जीरो पॉलिनोमियल। तो अगर कोई हमारे पास कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल केवल 4 है, केवल और केवल अकेला 4 लिखा है, तो ये होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास लिखा है केवल और केवल -6/8, ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अगर केवल लिखा है 8 की पावर 10, ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स है ये, ठीक है। और अगर केवल जीरो हो कहीं पे, ओनली एंड ओनली जीरो लिखा है, तो ये होता है जीरो पॉलिनोमियल। इट इज जीरो पॉलिनोमियल, केवल अकेला जीरो अगर लिखा है, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो देखो, किसी भी पॉलिनोमियल के जो जीरोज होते हैं वो क्या होते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमने लिख दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये कोई पॉलिनोमियल है, उसका इस तरह से हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हम इस तरह से लिखते हैं कि ताकि वैल्यू पुट करने में आसानी रहती है। अगर हम x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे हम, तो 1 माइनस 1 ये ज़ीरो हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर ये ज़ीरो हो चुका है। तो x की किसी भी जिस वैल्यू के लिए px ज़ीरो होता है, यानी x की किसी वैल्यू के लिए अगर पॉलिनोमियल ज़ीरो होता है, तो उसको हम कहते हैं ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, देखो आप ये देखो ना, 1 हमने रखा और पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो चुकी है, तो देयरफॉर 1 इज अ ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। समझ गए, 1 इज अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ये ध्यान रखना आप। तो यहाँ पर अगेन अगर मैं पुट करूँ, फॉर एग्जांपल 2 पुट करूँ मैं, तो 2 स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, इसे मैं पुट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये हो जाएगा 4 माइनस 1 और दैट इज़ 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 आ रहा है, तो ये तो ज़ीरो नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि 2 इज नॉट अ ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, यानी क्योंकि इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं आ रही, इसलिए 2 जो है इसका एक ज़ीरो नहीं है। तो ज़ीरो होना क्या होता है, जिस वैल्यू ऑफ x पे पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, उसको हम कहते हैं ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ऐसे ही अगर हम यहीं पे अगर हम पुट करें -1, तो आप पाएंगे कि -1 का स्क्वायर हमने किया -1, ठीक है ना, यहाँ पे वैल्यू पुट की -1 स्क्वायर -1, तो ये हो गया 1, -1 का स्क्वायर +1 होता है, और इवेंचुअली ज़ीरो आ गया फिर से। तो आप देख सकते हैं ना कि x इज इक्वल टू -1 रखने पे ये फिर से ज़ीरो आ चुका है, तो हम ये कह सकते हैं कि -1 इज अ ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। और फाइनली आपका आंसर होगा कि 1 एंड -1 आर द ज़ीरोज़ ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। समझ गए ना आप, तो ये है ज़ीरो किसे कहते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि ज़ीरो फाइंड करो। देखो यहाँ पे तो चलो मैंने ऐसे लिख दिया, अपने आइडिया से लिख दिया, क्योंकि आपको भी समझ आ रहा होगा कि 1 और -1 पुट करके ज़ीरो आएगा। बट अगर हम ज़ीरो निकालना हो तो कैसे निकालें, तो अगर हमारे पास क्वेश्चन फॉर एग्जांपल ये है कि इसका ज़ीरो फाइंड करो, किसका, फाइंड द ज़ीरो ऑफ दिस, तो हमें सिंपली क्या करना है, पुट करना है जो px है उसे ज़ीरो पुट करना है। बेसिकली इसको हमने ज़ीरो पुट कर देना है, यानी एक्स स्क्वायर -1 हो गया ज़ीरो, यानी एक्स स्क्वायर हो गया 1। और आप जानते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर 1 है तो x क्या होता है, इसका स्क्वायर रूट, जो कि 1 एंड -1 होता है। तो इसी वजह से आप देख सकते हैं कि x की ये वैल्यूज़ आ चुकी हैं, तो यानी 1 एंड -1 इसके ज़ीरोज़ हैं। ये प्रोसेस है करने का। यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ x³ - x² + x - 1।
तो देखो कैसे करते हैं इसे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, बचा एक्स माइनस वन, प्लस वन कॉमन लिया, एक्स माइनस वन, यहाँ फिर से x माइनस वन कॉमन है और अंदर बचा एक्स स्क्वायर प्लस वन। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा कैसे हमने किया है। यहाँ पे एक एक करके इनको ज़ीरो रखो, जैसे कि हमने यहाँ पर किया था वैसे लिखना पड़ता है ना कि पुट दिस ज़ीरो। तो देखो हम ये लिखते हैं कि पुट दिस इज इक्वल टू ज़ीरो, तो फिर इसको हम ज़ीरो रखते हैं, ये हमने ज़ीरो रखा। अब एक एक करके इनको ज़ीरो रखो। अगर हम x माइनस वन ज़ीरो रखते हैं तो उससे x मिलता है वन, विच इज़ गुड। बट अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वन को ज़ीरो रखते हैं तो यहाँ हमें कुछ नहीं मिलेगा। आई मीन टू से, आप जानते हैं ना कि ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, बट आप ये जानते हैं कि किसी का स्क्वायर माइनस में नहीं हो सकता है, वो रियल नंबर होगा ही नहीं, तो इसीलिए ये हो गया रिजेक्टेड। तो इसका केवल एक ही रियल सॉल्यूशन है, ओनली वन रियल सॉल्यूशन, और बेसिकली ओनली वन रियल ज़ीरो, और वो क्या है, वन है। तो आप देखो, अगर आपके पास क्वेश्चन ये आता है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसके कितने रियल ज़ीरोज़ हैं, तो आपका आंसर होगा जस्ट वन, केवल एक ही रियल ज़ीरो है इसका, बाकी रियल ज़ीरोज़ नहीं है। तो ये ध्यान रखना। देखो एक बात हमेशा होती है कि जितनी पावर होती है उतने उसके, जितनी जो उसकी डिग्री होती है यानी सबसे बड़ी पावर, उतने उसके ज़ीरोज़ होते हैं। एक सिंपल एक वे है कहने का, लेकिन वो सभी रियल हो ये ज़रूरी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। यानी अगर आपके पास मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, आई मीन अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन आपको क्वेश्चन मिल गया और ये पूछा जाए कि इसके कितने रियल ज़ीरोज़ हैं, तो आपका क्या होगा, आप इसको ज़ीरो पुट करोगे जो सभी उसमें आप करते हैं, यह आ जाएगा माइनस वन। लेकिन आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि स्क्वायर तो कभी माइनस में होता ही नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि इसका कोई सॉल्यूशन यानी इसका कोई ज़ीरो है ही नहीं वास्तविक, क्योंकि ये तो रिजेक्ट हो गया है ना, तो इसका आंसर होगा नो। तो अगर आपके पास ऑप्शन ऐसे आता है कि इसके ज़ीरोज़ कितने हैं, ऑप्शन ए ज़ीरो, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी टू एंड ऑप्शन डी थ्री, तो यहाँ पर क्वेश्चन अगर ये ऐसा है कि इसके कितने रियल, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, रियल ज़ीरोज़ की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, बाकी रियल और नॉन रियल मिला के तो जो सबसे बड़ी पावर होती है वही आंसर होता है। लेकिन बात अगर रियल की है तो यहाँ पर इसका कोई भी रियल ज़ीरो नहीं है और इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आते हैं, तो ये ध्यान रखना। ओके, इसका कोई भी रियल ज़ीरो नहीं है। और आपके पास कभी कभार क्वेश्चन ये भी आता है कि हमारे पास ज़ीरो फाइंड करने हैं, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सिक्स, इसके ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। तो वही जो हमारा नॉर्मल रूटीन है करने का, हम पुट करेंगे इसे ज़ीरो और इसके बाद इसके हम करेंगे फैक्टर्स मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो आई होप आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर्स करने आते होंगे, नहीं आते हैं तो सीख लो, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। एक वीडियो मैंने बनाया है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस वीडियो को देखोगे तो आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग एकदम रॉक सॉलिड स्ट्रांग हो जाएगा, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखना। अब यहाँ पे आप जानते हैं इसके बाद हम क्या करते हैं, एक एक करके इनको ज़ीरो पुट करो। अगर हमने इसे ज़ीरो पुट किया तो x मिल जाएगा 3, और अगर हमने इसे ज़ीरो पुट किया तो x 2। तो बेसिकली इसके दो ज़ीरोज़ हैं 2 एंड 3। तो ऐसे करके हम ज़ीरोज़ निकालते हैं। बात क्लियर हो गई? तो आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। और अब आते हैं रिमाइंडर थ्योरम पे, और अब हमारे पास है रिमाइंडर थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, देखो अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है और उसको हम डिवाइड करते हैं इससे, तो उसका रिमाइंडर ये होगा। बेसिकली रिमाइंडर फाइंड करने का ये आसान तरीका है। आसान तरीके से मेरा मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखो अगर हमें x की पावर फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं फॉर एग्जांपल x प्लस 2 से, तो जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो आप जानते हैं कि डिवाइड करने का एक प्रॉपर इसका प्रोसेस होता है।
अभी मैं आपको उस प्रोसेस पे नहीं जाऊंगा बिकॉज मैं रिमाइंडर थ्योरम बता रहा हूं, और रिमाइंडर थ्योरम का मतलब ही यही है कि हम इस स्टेप को बाईपास करते हैं। मीन्स ये मुश्किल प्रोसेस है, इस तरह से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करना। हो तो जाएगा बट ये मुश्किल प्रोसेस है। आई मीन इसमें हम यहाँ पर लिखेंगे ये एक्स किया, फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x आया, फिर यहाँ पर ये साइन चेंज, ये कैसे होता है मैं आपको इस वीडियो के एंड में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिससे मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, उसमें प्रॉपर डिवीजन भी मैं आपको समझाऊंगा। बट मैं फिलहाल क्विकली आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना मुश्किल होता है इस प्रोसेस से डिवाइड करना। और ये 20 आ गया है, और बेसिकली ये रिमाइंडर आया इसका 20। तो यहां पे आपने देखा कितने मुश्किल प्रोसेस से हमने इसका रिमाइंडर 20 फाइंड किया है। लेकिन अब हम इसका रिमाइंडर फाइंड करेंगे दूसरे मेथड से। तो देखो यहां पर क्या कर रहे हैं, हम करते क्या हैं कि सबसे पहले तो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जैसे हमने इससे भाग दिया ना, इससे डिवाइड किया हमने, इसे 0 पुट करो। तो x प्लस 2 को हमने 0 पुट किया और x हमारा आ गया है -2, यानी ये जो a यहाँ पर है हमारा वो -2 आ चुका है। और अब ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल, क्या पॉलिनोमियल था हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे -2। तो ये -2 पुट किया यानी p -2, और ये -2 पुट हुआ -5 प्लस 6, ये है 4, 5 2 ज़ा 10 प्लस 6, और ये आ चुका है 20। तो आपने देखा कितने आसानी से ये रिमाइंडर हमें मिल चुका है। यही है रिमाइंडर थ्योरम। तो ये जो मुश्किल प्रोसेस है डिवाइड करने का, इसको बाईपास करते हुए हम ये डिवाइड करते हैं और हमें मिल जाता है रिमाइंडर। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, ये डिवाइड कैसे होता है? पहली बात तो ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, यानी अगर मैं यहाँ पे डिवाइड समझाने बैठ जाऊँगा तो हाफ एन आवर, आधा घंटा केवल डिवाइड में ही लग जाएगा। अगर आपको पहले से आता है वेरी नाइस, अदरवाइज मैं इसका एक लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको पता चल जाएगा डिवाइड कैसे करते हैं। और साथ में इस वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन है जिसमें भी एक डिवीजन का प्रोसेस है, उसमें भी आप समझेंगे कि डिवाइड कैसे करते हैं। एनीवे, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, अब आते हैं फैक्टर थ्योरम पे। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है? बहुत ही सिंपल सी बात यहां पर है कि अगर पी ए 0 है तो x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर होगा। कहने का मतलब यह है, देखो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये एक पॉलिनोमियल है। अच्छा, हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि क्या इज x माइनस 2 अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, यानी ऑफ px जो ये है, क्या ये इसका फैक्टर है? तो कैसे पता करते हैं? तो यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको 0 पुट करेंगे, इसे हमें मिल जाएगा जो a है हमारा, यानी जो हमें पुट करना होता है, ये हमें मिल गया है। अच्छा, अब देखो पुट करके, तो हमने 2 पुट किया इसमें, तो ये मिला 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, और ये हुआ 4 माइनस 10 प्लस 6, और ये 0 आ गया है। तो यहां पर आप ये लिखेंगे कि सिंस जो P2 है वो 0 है, तो x में से ये माइनस कर दो, या तो आप एक स्टेप एक्स्ट्रा करना चाहो कि सिंस P2 0 है तो हम ये कह सकते हैं कि x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। सिंपल, ठीक है ना? यानी जो भी आए, जो भी रख के अगर 0 आ रहा है तो यानी उसको x में से माइनस कर दो। वैसे सिंपल सी बात यह है, आपने देखा होगा कि x माइनस 2 हमारे पास था, इसी को ही हमने 0 पुट किया, तो ये हमारे पास ये आया, बेसिकली हमारा a आ चुका है, इसको पुट किया तो ये 0 आ गया, तो यानी pa 0 हो गया है। तो अगर pa 0 है तो ये इसका एक फैक्टर है। तो इस तरह से हम करते हैं। तो आई होप आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और अब हमारे पास है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो काफ़ी सारी आइडेंटिटीज़ है, वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली आइडेंटिटी क्या है, देखो, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये हमारी आइडेंटिटी यहाँ पर पहली आइडेंटिटी है।
अच्छा, अब इसका यूज़ किस तरह से करते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन ये आ जाए कि 104 इंटू 105 है, हमने मल्टीप्लाई करना है, आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, मीन्स ऐसा नहीं सीधे मल्टीप्लाई करके आप रख दो, आइडेंटिटी का यूज़ करके मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे हम, ये होगा देखो 100 प्लस 4 और ये हो गया है 100 प्लस 5। अब ये x अज्यूम कर लो 100, ये a है और ये b है। तो आप देख सकते हैं x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, यही फॉर्म बन रही है। तो इसी वजह से 100 प्लस 4 टाइम्स 100 प्लस 5, ये हो जाएगा 100 स्क्वायर, ये ध्यान रखो 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी यानी 4 प्लस 5 इंटू एक्स यानी x तो 100 है, प्लस ए बी यानी 4 इंटू 5, और ये हो गया है 10,000 प्लस 900 प्लस 20, और ये आ जाएगा 10920। ये इनका मल्टीप्लाई है। तो ये पहली आइडेंटिटी है। दूसरी आइडेंटिटी है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब ये दो तरह से यूज होती है, आप इसको ये लिख सकते हैं और इसको ये भी लिख सकते हैं। यानी अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा है कि 104 गुणा 96 यानी 104 मल्टीप्लाइड बाई 96, ये कैसे होगा, तो 100 प्लस 4 लिखना है इंटू 100 माइनस 4 लिखना है। आप देख सकते हैं ना 100 प्लस 4 टाइम्स 100 माइनस 4 ये है, और आप बिल्कुल देख सकते हैं कि x प्लस वाई टाइम्स एक्स माइनस वाई है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी माइनस वाई स्क्वायर यानी ये, तो ये हो जाएगा -16 और ये आ जाएगा 9984। और यहीं पे अगर हमारे पास है उल्टे में, यानी अगर हमारे पास है 101 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यानी एक बार इनको प्लस करो और एक बार इन्हें माइनस करो, तो ये हो जाएगा 200 गुणा 2 यानी 400। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो ये करना है। तो ये आइडेंटिटी ऐसे यूज होती है। अब इसके बाद दो आइडेंटिटीज हमारी वो एक ही तरह की हैं, तो कैसी हैं देखो, ये सब आप नोट करते जाइए, ठीक है ना। एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान रखना बहुत सारे बच्चे ये नहीं लिखते हैं, केवल ये छोड़ देते, विच इज रॉन्ग। इसमें 2ab है और अगर यहां पर माइनस है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab, ये माइनस हो जाता है। तो ये आइडेंटिटी है, ठीक है। इसके बाद जो आइडेंटिटी है वो क्यूब में है, एक्स प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, और x माइनस वाई का जो क्यूब है वो है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। बड़ा आसान है, जहां पे एक माइनस है जहां पे प्लस है वहां पे माइनस कर दो और ये बिल्कुल ये बन जाता है। बड़ा सिंपल है, इनको याद रखना। दो और आइडेंटिटीज हमारे पास है मिलती जुलती, कि अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है फिर क्या करें, तो फिर होता है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। आप चाहो तो माइनस एक्स वाई यहाँ पर लिख सकते हो, वाई स्क्वायर यहाँ पर लिख सकते हो, जो आपको कन्वीनियंट लगे। और अगर ये माइनस में है तो ये हो जाता है एक्स माइनस वाई, यानी ये माइनस, ये साइन चेंज होता है और ये चेंज होता है। स्क्वायर वाले पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो फॉर्मूले होते हैं उसमें स्क्वायर वाली चीज़ें आपको पॉजिटिव ही दिखेंगी, बाकी प्लस और माइनस चेंज होते हैं। तो ये है। अब अगली अलजेब्रिक आइडेंटिटी है वो है ए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब स्क्वायर, सॉरी। तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। यहाँ पर आप 2 कॉमन भी ले सकते हो, तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लिया, एक्स वाई प्लस
वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। और फाइनली हमारे पास एक आइडेंटिटी है, वो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये होता है, ठीक है। तो ये है फॉर्मूले, इसी का एक एक्सटेंडेड है यहाँ पर x, अगर हमारा x प्लस वाई प्लस जेड ज़ीरो है तो ये पूरा ज़ीरो हो जाता है और आपको मिलता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ध्यान रखना ये भी इसका एक टाइप है। ऑलराइट, तो अब हमारे पास ये सभी जो फॉर्मूला है, आइडेंटिटीज़ हैं, ये मैंने आपको समझा दिए हैं। और अब हमारे पास हैं क्वेश्चंस, तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले एमसीक्यूज़ हैं, फिर शॉर्ट आंसर, तब लॉन्ग आंसर पे आएंगे। पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल, इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है। तो देखो, पहला वाला पॉलिनोमियल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर नीचे है, अगर ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगी, और पावर होल नंबर में चाहिए, माइनस में नहीं चाहिए। ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ एक्स रूट में है और रूट में भी पावर होल नंबर में नहीं आती है। ये तो बिल्कुल ही नहीं है क्योंकि एक्स प्लस टू नीचे है। अब इसकी बात करते हैं। तो पहली बात तो है कि बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, अगर चारों में से एक ऑप्शन करेक्ट है, तीन गलत हो चुके हैं, तो एक अपने आप ही सही हो गया। लेकिन फिर भी कर लेते हैं, क्या पता क्वेश्चन ही गलत हो, यू नेवर नो। तो ये हो गया है। और जो एक्स रूट एक्स है उसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 और 3/2 माइनस 1/2, तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 3 और 3/2 माइनस 1/2 होता है 2/2, जो कि इवेंचुअली 1 हो जाएगा, और 1 लिखते नहीं है, और ये आ चुका है, और ये पॉलिनोमियल होता है, तो यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, ध्यान रखना, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये ध्यान रखना। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब है कि जीरो ये एक पॉलिनोमियल होता है, यानी अगर आपके पास ये है कि भाई ये एक पॉलिनोमियल है, px इज इक्वल टू जीरो, इसकी डिग्री बताओ, तो आपका आंसर है नॉट डिफाइंड। अच्छा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका जीरो क्या है, तो जीरो करने के लिए मैंने क्या कहा था कि हम सीधे पुट करते हैं जो px है उसको जीरो, यानी 2x प्लस 5 को जीरो पुट किया, 2x आ गया -5 और x आ गया -5/2, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, देन द वैल्यू ऑफ k इज। अब ये इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब याद है हम क्या करते थे कि पहले a निकालो और उसको यहां रख दो, जीरो हो जाएगा। तो x प्लस 1 को हम जीरो रखेंगे तो x आ जाएगा -1, ठीक है, यानी a हमारा आ चुका है। अब जो px है यानी पॉलिनोमियल हमारा है, ये तो है 2x स्क्वायर प्लस kx, तो यहाँ पे x की जगह पे ये पुट करना है, और ये हो जाएगा जीरो। क्यों, वाई, बिकॉज सिंस x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ px, यानी जो पॉलिनोमियल है उसका फैक्टर है ये, तो इस वजह से जो p -1 होगा जीरो होगा, क्योंकि पी ए जीरो होता है, याद है फैक्टर थ्योरम। तो जब हमारे पास यहाँ पर x प्लस ए है तो ये माइनस ए होना चाहिए, और अगर x माइनस ए है तो यहाँ पे a होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इसको जीरो रखो, जो x आएगा उसको यहाँ पे पुट कर दो, और ये जीरो होना चाहिए। बेसिक चीज़ है वैसे, आई होप आपको यहाँ पे क्लियर ये समझ आ गया होगा। और हमारा जो k है वो आ चुका है 2, एंड ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो यहाँ पर ये हुआ, और ओके। अच्छा, अगर ये ऐसा है तो b की वैल्यू क्या है, तो देखो पहली बात तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 49x स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल टू, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी किया और a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे बल्कि सीधे ही हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे
तो 49x² आएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा। तो आप देख सकते हैं ये एक जैसा है, माइनस माइनस है, और b कितना आ गया 1/4। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है ना, आप चाहो तो सीधे काट ही सकते हो, ये कट गया, माइनस से माइनस गया, b आ गया है। ओके, अब हमारे पास है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। हमने ये इवेलुएट करना है विदाउट एक्चुअली मल्टीप्लाइंग। तो यहाँ पर 105 टाइम्स 106 है, तो ये क्या होगा, देखो यहाँ पर 100 + 5 इंटू 100 + 6 ही होगा। अब देखो यहाँ पर अगर ये x ले, ये a ले, ये b ले, तो ये देखो x = ले लिया हमने 100, b है 5 एंड सॉरी दिस इज a एंड दिस इज b। अब आप जानते हैं फॉर्मूला कि x + a टाइम्स x + b, ये क्या होता है x² + a + b इंटू x + ab होता है ना ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा देयरफॉर 105 टाइम्स 106 हो जाएगा, देखो x² यानी 100 का स्क्वायर। देखो बिल्कुल ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, 100 का स्क्वायर प्लस a + b यानी 5 + 6 टाइम्स x जो कि 100 है, ab यानी 5 × 6, तो ये हो जाएगा और ये हो चुका है यहाँ पर 11130, ये हमारा आंसर आ चुका है। ओके, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि इफ़ ये, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो a - 3/a की वैल्यू हमें बतानी है, तो एक काम करते हैं इसका स्क्वायर करो। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, देखो x - y का स्क्वायर क्या होता है x² + y²। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले, x - y² इज x² + y² - 2xy। ठीक है, तो x² + y² यानी इसका स्क्वायर जो कि होगा 9/a² - 2xy - 2 × x × y, ये हुआ। ठीक है ना, ये कटा और ये आ गया है a² + 9/a² - 6, 3 दूनी 6, ये है 31, और ये तो अपना 6 है, तो ये आ गया 25। अब देखो अगर a - 3/a का स्क्वायर 25 है, तो a - 3/a क्या होगा, तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे जो कि ±5 आएगा, इसका ध्यान रखना। ओके, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, अब हमने यहां पर इनको फैक्टराइज करना है। जो ये फैक्टराइजेशन है जिस फॉर्मूले पे बेस्ड है, पहले मैं आपको वो फॉर्मूला बताता हूं। देखो x + y + z² = x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो 25x² + 9y² + 9z² - 30xy - 18yz + 30xz। अब यहां पे देखो आपको करना क्या है कि माइनस, सबसे पहले देखो कहाँ कहाँ है, माइनस इसमें और इसमें है। अब इन दोनों में क्या चीजें हैं, तो दोनों में आप नोटिस करेंगे कि y दोनों में है, यानी दोनों जो माइनस वाले हैं उनमें y है दोनों में। इसका ये मतलब है कि यहां पे जो y वाला पोर्शन है वो नेगेटिव होगा। तो अब ये कैसे होगा, देखो ध्यान से देखो, ये होता है 5x का होल स्क्वायर, लेकिन यहां पे हम करेंगे -3y का होल स्क्वायर, और ये सिंपली 3z का होल स्क्वायर आ जाएगा। इतना समझ आ गया। उसके बाद इनको भूल जाओ, फॉर्मूले पे फोकस करो। ये x है, ये y है, ये z है, तो x² + y² + z² + 2xy xy, जो यहां पे है वही लिखो,
प्लस 2yz, yz प्लस 2zx, zx बोलो या xz बोलो, तो यहाँ पर यह आएगा, ठीक है। और ये क्या है, ये एक्चुअल में x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर है, यानी 5x माइनस 3y प्लस 3z का स्क्वायर ये आ चुका है। अब आपको गुणनखंड करें तो इसको 2 बार लिख सकते हैं आप, आई मीन फैक्टराइजेशन, ओके। तो हमने इसे 2 बार लिख दिया है बिकॉज वी हैव टू फैक्टराइज, तो इसलिए हमने 2 बार लिख दिया। बट मेन ये है कि ये कैसे आया, तो यहाँ पे आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। देखो जो इसका सेकंड पार्ट है, अगर आप उस पे फोकस कीजिए सेकंड पार्ट पे, तो माइनस कहाँ कहाँ है, माइनस इसमें है और इसमें है। इन दोनों में क्या चीज़ें हैं, दोनों में x है, यानी इस बार ये वाला माइनस है, तो ये सिंपली आ जाएगा माइनस 3x का स्क्वायर प्लस ये 4y प्लस 2z स्क्वायर, ठीक है। अब जो बाकी है वो बिल्कुल फॉर्मूले के ही हिसाब से रखो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, मीन्स ये प्लस होल स्क्वायर। और बिकॉज हमें गुणनखंड करने हैं, बिकॉज हमें फैक्टर्स करने हैं, तो इसको 2 बार लिख देंगे हम, तो ये आ जाएगा माइनस 3x प्लस 4y प्लस 2z, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर ये गिवन है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो ये किस फॉर्मूले पर बेस्ड है, a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है ना, तो 2 कॉमन ले लिया मैंने। ये मैंने आपको अभी बताया था जब हमने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की थी। तो ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, और अब आप समझ गए होंगे कि इसे कैसे करना है। ये वैल्यू दी है 9 स्क्वायर, ये हमें फाइंड करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये वैल्यू भी हमें दी है 40। तो ये हो जाएगा 81 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज 81 माइनस 80 एंड दैट इज़ 1, और ये हमारा आंसर है। ऑलराइट, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है और यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा यूज़ होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि ये तो हमें पता करना है, फाइंड करना है, ये गिवन है, चलो अच्छी बात है, ये भी गिवन है, गुड। ये नहीं गिवन है, ये गिवन है, बट ये नहीं गिवन है, तो पहला काम ये है कि इसे फाइंड करो, फिर बाकी काम हो जाएंगे। और ये कैसे फाइंड होगा, तो अभी ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, तो यही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लिया, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये तो 1 है, 1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये है -1, तो ये -2 हो जाएगा और इधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ गया है 3, ठीक है, ओके।
तो अब हमारे पास ये भी मिल चुका, हमें इसकी वैल्यू भी मिल चुकी है। तो अब हम सीधे अप्लाई करते हैं ये फॉर्मूला। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3, एक्स वाई जेड यहाँ पर है -1, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है 1, ओके, ये है 3, ओके। और यहाँ पर देखो, अगर हम माइनस कॉमन ले यहाँ से तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बचेगा जो कि -1 है। तो ये हो जाएगा बेसिकली -1 इस तरह से, ठीक है। और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3 ये हो जाएगा 4, है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये 4 हो गया, और ये इधर जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 1, और ये हमारा आंसर है। ओके, आई होप ये आपको सोल्यूशन समझ आया होगा अच्छे से। वेल, अब हमारे पास ये है कि हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी यूजिंग प्रॉपर आइडेंटिटी। तो हमारे पास है 104 का क्यूब, 100 प्लस 4 क्यूब। अब ये कैसे होगा देखो, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। a प्लस बी कहो या x प्लस वाई कहो, बात एक ही है। x प्लस वाई होल क्यूब होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे तो है ये, तो इसका क्यूब क्या होगा, तो एक्स क्यूब, ये x और ये y है, वाई क्यूब प्लस 3x y x प्लस y। 1 2 3 4 5 6 64, ये हुआ 1200, 4 3 12, 1200 और 100 प्लस 4, ठीक है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 64 प्लस 1 2 3 4 प्लस 4800, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पे इन्हें प्लस करना है। ये हुआ 64, फिर ये 48, फिर इसके बाद 12, और फाइनली 1, और ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। तो सिंपली प्लस किया है, आप अपने हिसाब से जैसा आपको इजी लगे वैसा प्लस करो, और ये आंसर है। सिंपली ये फॉर्मूला हमने लगाया है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और अब हमारे पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, और पहला क्वेश्चन ये है, हमने ये बताना है, हमारे पास देखो ये 5 पॉलिनोमियल्स हैं, इनके डिग्री के हिसाब से हमें बताना है कि किस तरह के पॉलिनोमियल ये हैं। तो डिग्री के हिसाब से का मतलब ये है, जैसे आपको पता होगा कि अगर डिग्री 1 होती है तो वो लीनियर होते हैं, डिग्री 2 होती है तो वो होते हैं क्वाड्रेटिक, जब डिग्री 3 होती है तो क्यूबिक, डिग्री 4 होती है तो इसको बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं, ध्यान रखना। डिग्री अगर 0 हो तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। तो यहां पर जो ये है, ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है बिकॉज इसकी डिग्री 0 है। ध्यान रखना, जब हमारे पास केवल एक कांस्टेंट होता है इट इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसमें डिग्री 1 है क्योंकि सबसे बड़ी पावर 1 है, तो डिग्री 1 है, इसी वजह से ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें डिग्री 3 है, इसी वजह से ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें डिग्री 2 है तो ये हो गया फिर से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें डिग्री 4 है तो ये हो गया बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो आई होप ये सब आपको समझ आ गया होगा। एंड फाइनली वी हैव दिस क्वेश्चन, हमने इसे फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के जो प्रॉपर स्टेप्स हैं वो मैं आपको बताता हूं अच्छे से क्वेश्चन, तो फोकस कीजिए। पहला स्टेप ये है कि जो सबसे लास्ट में लिखा होता है इसके हम लिखते हैं फैक्टर्स। तो देखो, फैक्टर्स ऑफ 6 क्या क्या होते हैं। फैक्टर्स ऑफ 6 +-1 है, +-2 है, +-3 है, +-6 है, ये सभी 6 के फैक्टर्स होते हैं।
अब 1 बाय 1 करके हमें इसमें रखना है, यानी सबसे पहले इसको लिख दो, लेट जो ये पॉलिनोमियल है इसको पी एक्स ले लो, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। इनमें से कोई एक एक करके, यानी पहले 1 फिर -1 फिर 2 फिर -2 फिर 3 फिर -3 फिर 6 -6, इस तरह से हम रखते हैं। कभी ना कभी तो ये 0 आएगा और ये सारा काम रफ में करेंगे। तो पहले 1 रख के देखो, तो 1 का क्यूब होता है 1, 2, 1 का स्क्वायर भी 1, -5 -6, तो 1 + 2 -5 -6, ये तो 0 होने से रहा। चलो -1 रख के देखते हैं। जब हम -1 यहाँ पे रखेंगे तो ये आएगा -1 स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, -1 + 2 + 5, हाँ ये 0 हो रहा है। तो यानी यहाँ पर देखो, जब हम x -1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो हम सीधा सीधा वही रखेंगे जिससे 0 होता है। तो हम ये लिखेंगे कि टेकिंग x = -1, तो यहाँ पर हम -1 रखेंगे। और ये हो जाएगा -1 + 2 + 5, वेट -6 है ये, -6, तो 7 -7 और ये आ चुका है 0। इसका मतलब ये है कि अगर 1 देखो इस तरफ लेके आएंगे ना तो x + 1 हो जाएगा। तो x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px लिखो या ये पूरा लिख दो, बात एक ही है। ये हुआ हमारा पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप समझो, हमने इसे डिवाइड करना है इससे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। x³ प्लस, देखो क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि एक तो फैक्टर आ गया ना, बाकी फैक्टर के लिए हम डिवाइड करना पड़ता है हमें। अब हम इसको डिवाइड करेंगे x + 1 से। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। देखो डिवाइड करने का प्रोसेस मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखो। हमेशा ये पहला और ये पहला देखते हैं, इसमें किसका मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए। तो आप कहोगे कि सर x² का मल्टीप्लाई करो तो बिल्कुल ये आ जाएगा। यू आर राइट। इसमें x² का मल्टीप्लाई करके ये आएगा तो करो, हमने मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। लेकिन साथ में इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये। अच्छा, अब ये साइन चेंज करते हैं और ये कट गए। ऑब्वियसली ये हमेशा ही एक जैसे होंगे और हमेशा ही कटेंगे। यहाँ पे 2x² में से 1x² माइनस हुआ, क्योंकि अब ये जब साइन चेंज होते हैं तो पुराने साइन को भूल जाओ, नए साइन ध्यान में रखो। 2x² माइनस 1x², 1x² बचा, बाकी एज इट इज़ नीचे हम लेके आ जाएंगे। अब देखो फिर से ये पहला और ये पहला देखो, इसमें किसका मल्टीप्लाई करें कि ये आए, तो आप समझ गए होंगे x का मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये आ जाएगा। यू आर राइट। x का मल्टीप्लाई लेकिन करेंगे दोनों में, ठीक है ना। हमने इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये तो आना ही है, क्योंकि वही सोच के तो हमने यहाँ पे लिखा। बट ये 1 है तो ये +1 आ जाएगा। साइन चेंज करेंगे हम, वही तो कटेगा ये एज ऑलवेज। -5 -1 होता है -6। अब ये पहला देखो और ये पहला देखो, इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे आ जाए, तो यस -6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6x -6, साइन चेंज करेंगे हम और ये कट जाएगा। तो यहाँ पे ये आ चुका है इसका एक और फैक्टर, ठीक है। ध्यान से देखो अब, तो यानी ये जो है क्या क्या, x³ देयरफॉर x³ + 2x² माइनस 5x माइनस 6, मतलब जो क्वेश्चन था वो होगा क्या, एक तो x + 1 इसका फैक्टर है और दूसरा यहाँ पर जो लिखा है x² + x माइनस 6। अब इसके फैक्टर्स हम करेंगे, देखो, और ये होगा। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि स्टेप नंबर 3 है और इसे हम करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी मैथ्स को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी अगर आपको फैक्टर्स निकालने आगे। और इसका वीडियो मैं फिर से बता रहा हूँ कि इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को ज़रूर देखना आप, उससे आपके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो यहाँ पे कैसे करेंगे देखो,
तो 6 के 2 पार्ट करो, जिसको माइनस करके 1 आए तो 2 × 3 होता है, तो ये हो जाएगा x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, तो ये है x प्लस 2 सॉरी 1, x कॉमन लिया x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन लिया x प्लस 3, और ये हो जाएगा x प्लस 1 x प्लस 3 x माइनस 2, और ये हमारा आंसर आ चुका है। तो ये इसके फैक्टर्स हैं। ओके, और इसी के साथ होता है इस वीडियो का अंत। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा, आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और बेसिक क्वेश्चन की जो स्किल्स है वो इम्प्रूव हुई होगी, और ये क्वेश्चंस और ये वीडियो जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, मैं यही उम्मीद करता हूँ। अपने फ्रेंड्स के साथ में ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।